गुड आफ्टरनून गाइस। सो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देख रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाइनोमियल थ्योरम का, जिसके अराउंड हर एक चीज घूमने वाली है। जनरल टर्म पे मैंने आपको कुछ बेसिक आइडिया दिया था कि जो जनरल टर्म होती है उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, जनरल टर्म कैसे लिख रहे हैं, और किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में, जैसे कि ये पर्टिकुलर वाला एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर जनरल टर्म लिखनी है, टी आर प्लस वन टर्म जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट विद द यूज ऑफ द फॉर्मूला, एंड उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी है क्योंकि क्या होता है, आपको क्लियरिटी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन लिखा था, मैंने आपको पहली चीज बोली थी कि भाई जो भी साइन इन्वॉल्व है वो सबसे आगे लिख दिया, ताकि ये मेरे को बता दे प्लस कहाँ माइनस कहाँ। हाँ, पूरे बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म इज लाइक व्हाट, एपी की जनरल टर्म होती है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, राइट, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो जनरल टर्म है भाई, वो कहीं भी एपी आएगा तो आएगी, जैसे ही कहीं भी बाइनोमियल आएगा तो उसकी जनरल टर्म टी आर प्लस वन इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि मैंने सबसे पहले लिख दिया था माइनस वन की पावर आर, क्योंकि ये साइन डिसाइड कर रहा है। फिर मैंने टेन सी आर बाइनोमियल कोइफिशिएंट, फिर दूसरे टर्म जो कि इन्वॉल्व है आपके साथ। ठीक है, एंड देन फाइनली मैंने एक्स की पावर लिख दिया था। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मान लो मैं जनरल टर्म में और थोड़ा सा डीप में घुसूं कि इसको हम यूज एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं या किस तरीके से हैं, तो यही वाला एग्जाम्पल मैं वापस से ले लेता हूं। यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं और इससे कुछ और बेसिक चीज आपको बताता हूं। जैसे थ्री माइनस फोर एक्स द होल की पावर टेन, मान लो मैंने पूछा, मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड एट्थ टर्म। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन सपोज मेरा है, फाइंड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फोर। एंड थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर सिक्स। मान लो मेरे पास ये तीन क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर टुडे। यस, ठीक है, मान लो ये तीन क्वेश्चन। तो इसकी जनरल टर्म मुझे लिखना आती है, जो मैंने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में लिखी है ना। तो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक तो यहां से लेके यहां तक। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, राइट, जनरल टर्म। फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट क्लास में आपने कर ही चुके हो आप ये आपके जनरल टर्म आने वाली। ठीक है, अब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एट्थ टर्म। फाइंड एट्थ टर्म मतलब व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट टी एट। नो, टी एट कैन बी रिटर्न एज टी सेवन प्लस वन। इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी है, सेवन। अब आर की वैल्यू सेवन, या तो आप इसी का एक्सपांशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो, जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि टी फाइव अपन कैसे निकाल रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। ये टी फाइव कैसे निकाल रहे हैं, टी फोर प्लस वन करके आर की जगह फोर पुट करके निकाल लो, या फिर ये जो जनरल टर्म आपने यहाँ पे निकाली हुई है इसको डायरेक्ट यूज कर लो और आर की जगह सेवन यूज कर दो, आर की जगह सेवन यूज कर दो। तो आर की जगह सेवन यूज करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देयर फोर माइनस वन रेस टू द पावर सेवन। ये आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी आपकी एट्थ टर्म। एट्थ टर्म को और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, तो इसको बिल्कुल आप लिख सकते हो कि भाई इसमें ओवरऑल साइन जो है ना मेरे पास नेगेटिव आने वाली है, माइनस, क्योंकि माइनस वन की पावर सेवन है। टेन सी सेवन, टेन सी सेवन देने वाला है,
3 की पावर 3 की भी कुछ वैल्यू रहेगी, 4 की पावर 7 की भी कुछ वैल्यू रहेगी, और x की पावर 7 तो एज इट इज रहेगा। तो ये टर्म आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट 8th टर्म। ठीक है। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। नो व्हाट डू यू मीन बाय द कोएफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो आप जब ये जनरल टर्म देखोगे ना, तो ये वाली पूरी जो टर्म है, ये किसके साथ लिखी हुई है? ये x की पावर r के साथ लिखी हुई। तो व्हाट आई कैन से इज दिस इज एक्चुअली दिस वन, दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ x की पावर r। ये कोएफिशिएंट होगा x की पावर r का, कौन सा? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा हूं, पूरा कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं। पूरा कोएफिशिएंट मिलने का मतलब है जो x की पावर r के साथ लिखा हुआ। तो सिमिलरली जो x की पावर 4 के साथ लिखा हुआ रहेगा, वो क्या लिखा हुआ रहेगा, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी, जरा जल्दी से बताओ, टाइप करके बताओ, r की वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू कितनी होगी? अरे r की वैल्यू 4 ही होगी डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये x की पावर r है ना। अब अगर आपको x की पावर 4 चाहिए, तो मतलब r की वैल्यू कितनी चाहिए? r की वैल्यू 4 चाहिए। r की वैल्यू 4 चाहिए, तो मतलब कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? -1 की पावर 4, 10c4, 3 की पावर 10 - 4, एंड 4 की पावर 4। तो द कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव 10c4, 3 की पावर 6 एंड 4 की पावर 4। दिस इज योर। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन जो था, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। वो पूछ रहा है 8th टर्म। आपने नीचे निकाली 8th टर्म, 8th टर्म में x की पावर 7 है। ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 है, और पूरी 8th टर्म है। हाँ ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। द लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 के लिए r की वैल्यू कितनी होगी, जरा बताओ जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 6, एकदम परफेक्ट। r की वैल्यू 6 रख दोगे, और जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 6। दैट्स योर कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये x की पावर 6 कौन से टर्म में आ रहा है? विच टर्म? विच टर्म इट इज कमिंग? इट इज कमिंग इन 7th टर्म। इट इज कमिंग इन 7th टर्म। दिस इज हाउ वी कैन यूज। एक बहुत ही इजी सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया है कि जनरल टर्म को हम कुछ इस तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, चलो लिख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। बोलो। सर आपने जो लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन दिया था, हम्म उसका हम लोग को मतलब वो थ्योरी पढ़ना है कि हमको खाली वो पार्ट पढ़ने का है, वो एक्सपांशन? मतलब थियरी और क्या? मैं पढ़ा तो रहा हूँ थियरी। नहीं मतलब थ्योरी मतलब वो थ्योरम जैसा, थ्योरम पढ़ने का उसको, कि थ्योरम वो का कैसा क्या? है, कैसे एक्स आया? प्लस। हाँ वो कैसा है वो पढ़ने का था क्या? तो कैसे आया वो तो मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में कि कैसे आया। नहीं मैंने मतलब वो बोल ऊपर जो लाइन है हम्म वो। बाइनोमियल थ्योरम जो एक्चुअली है, हाँ हाँ, उसके प्रूफ के बारे में मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, बता। वही पूछ रहे थे क्या, वो थोड़ा याद मैंने नहीं आ बोला, रहा। 2 बार बोला बेटा। मैंने बोला था कि इसका प्रूफ पीएनसी में आएगा, अभी नहीं बताएगा, अभी मैं सिर्फ एक्सपांशन सिखा रहा हूँ। अच्छा ओके सर। है ना, इसका प्रूफ एंड अभी सर। नहीं है। ओके बाइनोमियल इसका प्रूफ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके सर। एंड सर ये क्वेश्चन में ये TR+1 अपन का जनरल टर्म है ना, ये क्वेश्चन के हाँ लिए, हाँ, और T8 अपन का हायर टर्म है। ओके सर। क्या बोल रहा है? TR+1 इज द जनरल टर्म, यस। यस सर, TR+1 जनरल टर्म, और एथ टर्म हमको ढूंढने का उसमें से। हाँ।
तो नोट कर लो बेटा। चलो बढ़ जाऊं आगे। बोलो। सर वो हम -1 को सेपरेटली क्यों लिखते हैं? सेपरेटली 4 के नहीं, साथ। उसको रीअरेंज करे। कभी भी कोई साइन लिखता है तो कहाँ लिखता है बता। मान ले। सर बट वो लाइक हट ही जाएगा ना, 6 है ना तो। हाँ तो वो तो अलग हट जाएगा। तो उसको मैंने इसके आगे वाली टर्म लिखी नहीं पूरी कंप्लीट करके, इसको 10 से 6 इंटू 3 की लेकिन पावर। अगर हम -4 के साथ भी लिखे तो ठीक है ना, वैसे कोई फॉल्ट तो नहीं। कहाँ, यहाँ पे? नहीं नहीं, नीचे, नीचे वाले ब्लू वाले में। यहाँ पे क्या लिखे? 4 के साथ मैं लिखूंगा माइनस साइन तो फिर भी तो भी ठीक कोई है ना। दिक्कत नहीं। नहीं वो तो है ही है। मैंने तो सिर्फ साइन के लिए इसको यहाँ से अलग कर दिया। ये दोनों अलग कर दिया मैंने यहाँ अच्छा अच्छा, पे। ओके साथ में सर। लिख ही सकते हो तो मैथमेटिकली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसमें ही क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे। एक सेकंड देना मेरे को, मैं क्वेश्चन ले लूं। मान लो ये एक बाइनोमियल थ्योरम देखे रखा, ये बाइनोमियल एक्सपांशन देखे रखा हुआ है, 3x² माइनस 1/2x³ की पावर 10। अब मैंने बोला यार इसकी जनरल टर्म लिख के दे दो मेरे को। ठीक है, तो जनरल टर्म आप लिख लोगे? सबसे पहले लिख के बताओ मेरे को जनरल टर्म कैसे लिखोगे। TR+1 10CR 3x² माइनस 1/2x³ की पावर R, ये 10 माइनस R। तो 10CR 3 की पावर 10 माइनस R, x की पावर 20 माइनस 2R, -1 की पावर R, 2 की पावर R, x की पावर 3R। ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 10CR। वैसे -1 की पावर R बाहर है तो मैं इसको लिख देता हूँ -1 की पावर R, है ना। साइन को मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि सबसे आगे लिख दूं। 10CR 3 की पावर 10 माइनस R डिवाइडेड बाई 2 की पावर R इंटू एक्स की पावर आ जाएगी 20 माइनस 5R। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरी TR+1 टर्म जो है वो मेरे पास -1 की पावर R 10CR 3 की पावर 10 माइनस R 2 की पावर R डिनोमिनेटर में x की पावर 20 माइनस 5R, नॉट x, 5R। ये आ जाएगा मेरे पास जनरल टर्म। नो द क्वेश्चन इज, नो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -10। अब ये क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले ध्यान देना निकालने के पहले, व्हेन यू आर एक्सपांडिंग दिस, जब आप इसको एक्सपांड कर रहे हो तो टोटल 11 टर्म्स आएंगी।
करेक्ट बोल रहा? टोटल 11 टर्म्स आएगी और 11 टर्म्स में x की पावर कुछ अलग 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 आएगी। हर एक 11 टर्म्स में x की पावर अलग अलग आएगी। नो माय कंसर्न इज राइट नाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -10, मतलब x की पावर -10 आएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा या वो टर्म का नंबर क्या होगा, कौन सी टर्म में x की पावर -10 आने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल करोगे, देखो आपको चाहिए x की पावर -10 और x की पावर जो है वो 20 - 5 r। जनरल टर्म में x की पावर कितनी है, 20 - 5 r। तो जरा बताओ मुझे, क्या अगर मैं ये लिखूं कि भाई मेरे को ये -10 के बराबर आना चाहिए, सही लिख रहा हूं, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिक्स। r की वैल्यू 6 आ जाएगी तो कौन सी टर्म होगी दोस्तों? विच टर्म वुड बी दिस इन दैट केस? इट वुड बी द सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म के अंदर x की पावर -10 आएगा और कोएफिशिएंट कोई पूछेगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट होगा इसका -1 की पावर 6, 10c6, 3 की पावर 4, 2 की पावर 6। दिस इज द कोएफिशिएंट। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ क्वेश्चन विल आस्क टिल जेई मेंस तक। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट हुआ करते हैं, मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आप मुझे वो टर्म बताओ जो x से इंडिपेंडेंट है। नहीं, x वाला पार्ट क्यों लिखूं, मेरे को कोएफिशिएंट लिखना है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में x नहीं आएगा, लिख भी सकता है, क्या फर्क पड़ता। अगर पूरा टर्म पूछता तो मैं x की पावर -10 पुट कर देता। अगर मैं बोलता मेरा क्वेश्चन है भाई फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म कौन सी होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, टर्म का नंबर नहीं पूछ रहा, टर्म ही पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो इसमें क्या है, सिंपल सा है। आप ऐसा करना, इस बार 20 - 5r को इक्वेट कर देना 0 से, तो r इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड देयरफॉर जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी -1 की पावर 4, 10c4, 3 की पावर 6, 2 की पावर 4। दिस इज द टर्म which would be independent of x, and the term number would be which? Fifth term. Fifth term is the term which is independent of x, and what is the value of that term? So the value of term is this is the term, actually the number of the term is fifth term. ठीक है, find the term number in which we get x की पावर 5। निकाल लोगे? आप बोलोगे सर बहुत छोटी सी बात है सर, अभी तो ये निकालना हमारे लिए। 5 को इक्वेट कर देना सर 20 - 5r से, और सर 5r इज इक्वल टू आ जाएगा 15, सर r इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड r इक्वल टू 3 आ जाएगा, देयरफॉर हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, find coefficient of x raised to the power -40, x की पावर -40 का कोएफिशिएंट निकाल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -40।
तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, -40 को इक्वेट कर देंगे 20 माइनस 5r से, 5r इक्वल टू 60, r इज इक्वल टू कितना आ गया 12, एंड 12 आ गया तो कौन सी टर्म आ गई, थर्टीन टर्म आ गई, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ। बट आप बोलोगे सर देखो आर की वैल्यू तो मैक्सिमम है ना 11 तक 10 तक ही जा सकती है, व्हेन यू आर राइटिंग द एक्सपांशन लाइक दिस, द टर्म का जो नंबर है वो 11 टर्म तक जाएगा सिर्फ, और आर की वैल्यू मैक्सिमम आपके पास, आर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 1 से लेके 10 तक जाएगी, करेक्ट। और आर की वैल्यू 12 आने का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ नो टर्म, देयर वुड बी नो टर्म इन द एक्सपांशन हैज x की पावर -40, ठीक है, x की पावर -40 वाली कोई टर्म एक्सपांशन में नहीं होगी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -23, x की वैल्यू 9 तो हो ही सकती है, बिल्कुल हो सकती है, x की वैल्यू, r की वैल्यू 9 मतलब 10th टर्म। ओ भाई टोटल एक्सपांशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, n+1 होती है ना, सबसे शुरू में तो बताया था, तो 11 टर्म होंगी ना टोटल। x की पावर -23 में बोलोगे आप सर देखो 20 माइनस 5r को इक्वेट कर दूंगा मैं -23 से, तो सर 5r इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 43, तो r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8.6। अगेन अरे x की पावर कितनी हो सकती है वही तो निकाल रहे हैं अपन, हमको थोड़ी पता क्या हो सकती है, वो तो निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। 11 टर्म होगी ये पता है हमको, वो 11 टर्म में सबकी पावर अलग अलग होगी ये भी पता है। अब x की पावर क्या क्या होगी ये पता रहता तो एक क्वेश्चन नहीं क्यों बनते भाई, एक क्वेश्चन तो वही तो निकालने के लिए क्वेश्चन बन रहे हैं। सो देयरफॉर r की वैल्यू है, तो नो टर्म इन द एक्सपांशन नो टर्म इन द एक्सपांशन हैज x की पावर -23। इसके अलावा आप निकाल सकते हो बिल्कुल, देखो थोड़ा सा भेजा लगाओ, अब थोड़ा सा भेजा इसीलिए लगाने को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार देखो अब आपको ये x की पावर पता है ना, ये है ना x की पावर, अब आप पूछोगे सर x की पावर क्या क्या आएगी, तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 20 माइनस 5r में r की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक पुट कर दे, तेरे को मिल जाएगी x की पावर क्या क्या आएगी अगर निकालना है तो। r इक्वल टू 0 पुट कर, फर्स्ट टर्म में 20 मिलेगी, r इक्वल टू 1 पुट कर, सेकंड टर्म में 15 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी, फिर 0 मिलेगी, फिर -5 -10 -15 -20 पॉसिबल है, -25 -30 -35 तक पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि 35 + 20 हो जाएगा आपके पास 55/5 11 नहीं, -30 तक पॉसिबल। तो ठीक है ये तो तू कैलकुलेट कर सकता है हर चीज, बस इससे सब कुछ निकाल भी सकते हो कि x की पावर क्या क्या आएगी, इसीलिए तो मैंने जनरल टर्म को इस तरीके से लिखना सिखाया आपको, कि भाई कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से उसमें प्रोसीड किया जा सकता है। क्लियर है? आर की वैल्यू होल नंबर ही आनी चाहिए 0 से लेकर 10 के बीच में, वही तो देखो यहाँ पे जब मैंने कल ये जनरल टर्म बताई थी, ये वाला मैंने क्या बताया था आपको, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे, आर की वैल्यू के बारे में क्या बोला था मैंने, ये बोले थे ना इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसीलिए तो लिखाई थी मैंने कि आपको ध्यान रखना है ये चीज।
ठीक है। अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। ये वाला क्वेश्चन है जो सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 in the first expansion and the coefficient of x की power -7 in the expansion are equal, then find ab is equal to what। ये क्वेश्चन है आपका। ये वाली इसकी पहली वाली स्लाइड है भाई। ये इसकी पहले वाली स्लाइड है। चलो अब ये क्वेश्चन मेरे को करके बताओ। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पता ही है। पहला टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी एक्स की पावर 11। दूसरा एक और पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वेट करना है, मतलब दोनों इक्वल है, एंड इन दैट कंडीशन यू नीड टू फाइंड आउट द एबी। तो फर्स्ट ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल वैल्यू। एक्स -1 अपॉन में बी एक्स है बेटा, रुक, हाँ ये सही बात है, बी एक्स स्क्वायर है बेटा।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो पार्ट है उसके लिए टी आर प्लस वन निकालता हूं मैं। इलेवन सी आर ए एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 11 माइनस आर, और 1 अपॉन में बी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, आर। ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 11 सी आर ए की पावर 11 माइनस आर, बी की पावर आर 22 माइनस 2 आर, ट्वेंटी टू माइनस 2 आर और आर मिलके हो जाएगा 3 आर। ये आ जाएगा इसकी जनरल टर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 22 माइनस 3 आर इक्वल हो जाएगा 7 के, आर इक्वल टू आ जाएगा 5। आर इक्वल टू 5 आ जाएगा तो ये जो कोइफिशिएंट है ये आ जाएगा 11c5 इंटू ए की पावर 5 ए की पावर 6 अपॉन में बी की पावर 5। ये कोइफिशिएंट आ जाएगा भाई किसका, एक्स की पावर 7 का इन पहले वाले एक्सपांशन। नो द सेकेंड इज, सेकेंड वाले एक्सपांशन में लिख लेता हूं मैं, टी एम प्लस वन लिख रहा हूं मैं, है ना। आर में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो वेरिएबल दूसरा यूज कर रहा हूं भाई आर की जगह, है ना। एम प्लस वन यूज, एम यूज कर रहा हूं, तो मेरी जनरल टर्म कितनी हो जाएगी, वो बोलेगी 11 सी एम हो जाऊं, ए एक्स की पावर 11 माइनस एम हो जाऊं, माइनस 1 अपॉन में बी एक्स स्क्वायर की पावर एम हो जाऊं। तो आप देखोगे तो फाइनली ओवरऑल एम, एम ए की पावर 11 माइनस एम, बी की पावर एम, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3m, 11 माइनस 3m, और एक -1 की पावर m भी है ना। तो उसको भी कहीं लिख लेते हैं अपन, -1 की पावर m यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको चाहिए x की पावर -7, ऑप्शनल नहीं है भाई, माइनस है तो माइनस लिखना ही है, ऑप्शनल क्यों है। उसको आगे लिख दिया है, बस आगे पीछे लिखने से फर्क क्या पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 11 माइनस 3m को किससे इक्वेट करोगे बेटा, -7 से। तो 3m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अभी m इक्वल टू 7 आ जाएगा तो ये जो जनरल टर्म है ये आ जाएगी आपके पास -11c7, है ना। माइनस की साइन आएगी इस बार, ए की पावर आ जाएगा 4, ए की पावर आ जाएगा 4 और बी की पावर आ जाएगी 7। यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो गई है शायद मुझसे, हाँ एम की वैल्यू 6 आएगी, करेक्ट, कैंसिल हो गया, और ये ए की पावर ये आ जाएगा। और फाइनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास देयर फोर 11c5 ए की पावर 6 ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 6 आएगा भाई, ये आएगा आपके पास। बिल्कुल होगा। हम्म,
ये आएगा आपके पास फाइनली। ठीक है, अभी अब इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो कैंसिल कर दो। देखो a की पावर 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a बच जाएगा, और b की पावर 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b बच जाएगा। और 11 फैक्टोरियल ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। a इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 1 अपॉन में b. So you can easily see that this 11 factorial will cancel out with this 6 factorial will cancel out with this, 5 factorial will cancel out with this. That is your answer. ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कभी तो जमाने में। तो ये बेसिक जो हमने पुराना क्वेश्चन किया है वही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा और लेंदी गया है। सर हम ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे ना? हमको निकालनी भी नहीं है ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, एक ही रिलेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी निकलती है। ओके। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। अगर दो वेरिएबल एक इक्वेशन है तो उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होती है। सर तो हमको जो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का जनरल टर्म में था, उसी से हम बाकी बायनोमियल के जनरल टर्म निकालते हैं ना? नहीं बेटा, ये वही बात है जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर है, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ a और b के लिए थोड़ी लगाता है। a और b की जगह कुछ भी होगा तो वही फॉर्मूला लगाएगा ना। हाँ मतलब वही राइट। जनरल टर्म जो हमको पता है वो तो बेसिक था ना, बाकी कोई भी हाँ, वो बायनोमियल आ गया। बेसिक जो बाइनोमियल जो एक्सपांशन है उसके जनरल टर्म लिखी हुई है। अब वो बाइनोमियल एक्सपांशन जहां भी आप अप्लाई कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, सिंपल। ओके, तो वही जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें भी। हाँ, तो ये फंडा समझ में आया। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस तो पूछता है, पूछ लेता है। बोलो बेटा। Sir, are you going to send any practice questions for these sort of formulas? ये मैं एक शीट भेजूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसमें देखेंगे। अरे यार, बाइनोमियल थ्योरम की शीट नहीं मिल रही, उसके सॉल्यूशन है। ये क्या फंडा है यार। चलो मैं लिख के भेजूंगा। अरे अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, आप कुछ सॉल्व मत करो अभी, तो जो मैं सिखा रहा हूँ बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपको ये देख लो भाई, प्रीवियस स्लाइड, इसी का थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था। अब मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ूंगा। जिसका बाकी है नोट करने का, नोट कर लो बेटा। चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ूं, कुछ चीजें और सिखाऊं, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें उन पे वर्कआउट कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, मान लो अगर आपको ये लिखा हुआ मिला,
इसकी वैल्यू क्या होगी? समेशन का कॉन्सेप्ट देख चुके हो आप? समेशन का कॉन्सेप्ट देख चुके हो, राइट? ये जो समेशन का साइन है, इसका मतलब पता है ना आप लोगों को? पी सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने ही पढ़ाया क्या आपके बैच में? यस, मैंने ही तो पढ़ाया आपको, बिल्कुल। देख ही चुके हो यार, देख क्या चुके हो, बहुत कुछ सीख चुके हो इसका। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं कहीं बेसिक जगह दिख जाएंगे। बेटा लिख लो ना इसको, इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग लिखने में इसको? इतना टाइम क्यों ले रहे हो इसको? जल्दी लिखो बेटा। डन। चलो, इसका मतलब r इज इक्वल टू 0 to 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब आप इसमें r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? r इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? और भाई साहब r इक्वल टू 100 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? ये जो एक्सपांशन मैंने लिखा, इसको देख के कुछ याद आया क्या? आहान का आंसर आ गया है मेरे को? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? देख के चमका नहीं क्या आपको अभी तक? अरे ये जीपी का ये, इसमें तो 10C3 10C2 का कॉन्सेप्ट है, कुछ जीपी कुछ एपी नहीं। अरे दोस्तों, आपको ये बताया था ना, NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब टिल NCN 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन होता है। अरे 1 प्लस x की पावर n का एक्सपांशन लिखा है, तो ये किसका एक्सपांशन लिखा है? x की जगह 3 है, 1 प्लस 3 की पावर 100 का एक्सपांशन लिखा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की पावर 100। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बेसिक है एकदम, है ना? बाइनोमियल थ्योरम को बस पूछ लिया है उन्होंने, थोड़ा अलग तरीके से लिख के। यस वेदांत। Sir, I didn't understand it. I did not understand this question. Can you repeat, sir? नहीं, ये क्वेश्चन इज ओनली दिस, summation r equal to 0 to 100, 100 cr 3 raised to the power r. We need to find out the value of this. ठीक है, अब ये समेशन है, राइट? समेशन का मतलब क्या होता है? आर की वैल्यू 0 से लेके 100 तक पुट करनी, करेक्ट वेदांत? Yes, sir. राइट, तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस, r इक्वल टू 1 पे दिस, r इक्वल टू 2 पे दिस, 3 पे दिस, एंड टिल 100 तक, 100 तक। नाउ यू कैन रिलेट दिस विद दिस, राइट? Yes. And this is the expansion of 1 plus x की पावर n. So in place of x we have 3, x की जगह 3 की पावर 1, x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, x क्यूब की जगह 3 क्यूब, x की पावर n की जगह 3 की पावर 100। Yes, sir. तो Understood. x की जगह n है तो दैट्स ऑल, x की जगह मैंने n पुट कर दिया, x की जगह 3 पुट कर दिया और n की जगह 100। गॉट इट? तो एक्चुअली ओवरऑल दिस इज इक्वल टू दिस।
ठीक है, चलो बढ़ जाऊं आगे। अब इसमें ना कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो अपन को सीखनी है ना। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हर जगह यूज होगी, तो मैं आपको वो बता देता हूं। तो अभी हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बहुत सारी हैं, मतलब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको जो पहला क्लास था अपना, मैंने आपको ये चीज बताई थी। ये भी आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है कि एनसी 0 की वैल्यू 1, एनसी एन की वैल्यू 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इसीलिए क्योंकि आपको डायरेक्टली यूज करने के आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी वो मैं बताने वाला हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, ये हमेशा होगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं इसका। इसका एग्जाम्पल है, जैसे अभी याद होगा आपको 11C5 और 11C6 में मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया था, याद है ये वाले क्वेश्चन में। इसमें फाइनली आप देखो ओवरऑल ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट से कैंसिल होता हुआ नजर आया था आपको, रिजल्ट इन दोनों का 1 आया था। मतलब ये 11C5 और ये 11C6 ये दोनों बराबर थे। क्यों बराबर थे? क्योंकि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है कैलकुलेट न्यूमेरिकली तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट बोल देगी यार कि ये जो 11C5 है इसमें अगर ये r की जगह 5 करके ये लगाओगे n माइनस आर तो आपको 6 मिलेगा। तो 11C5 और 11C6 हमेशा क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो वो जो मैंने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके कैंसिल किया था ना, मैं उसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर देता। समझ में आ रहा है? आपको ये पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप जब भी क्वेश्चन देखोगे आप इसको डायरेक्ट यहीं पे उड़ा देना। वो बोलोगे कि एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है, तो 11C5 और 11C6 बराबर है, इसको कैंसिल करो डायरेक्ट। दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस, इन सॉल्विंग क्वेश्चन इजीली। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी। प्रूफ में ज्यादा नहीं घुस रहा हूं अभी, तो प्रूफ आप मैथमेटिकली इक्वेट करके निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका यूज अभी तक देखा नहीं है आपने, बट शायद कहीं देख लोगे, तो मैं अभी बता देता हूं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR। मतलब आपको कभी इस टाइप का मिला कि 9C5 प्लस 9C4 कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख देना 10C5। तो डू नॉट नीड टू कैलकुलेट इंडिविजुअली, by directly this property you can write it something like this: NC5 plus NC4 equal to 10C5। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, NCR, इन पे क्वेश्चंस में कराऊंगा, विथ टाइम कराते जाऊंगा, बट अगर ये कहीं सामने दिख गई तो यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं। NCR अपॉन में NCR माइनस 1, तो ये आपके पास डायरेक्ट n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। आपको मान लो कभी ऐसा आ गया कि 9C5 डिवाइडेड बाय 9C4 कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ गई। अब 9C5 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 9C4 की वैल्यू कैलकुलेट करो, इंडिविजुअली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करो, बट उसकी जगह डायरेक्ट अगर आप ये लिख पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 5/5। ओ इनफैक्ट ये तो 1 ही आ गया, वेरी गुड। 1 आना भी चाहिए क्योंकि एनसीआर माइनस 1 है, मतलब एनसीआर और एनसीएन माइनस आ रही है, दोनों बराबर ही है। वैसे पहली वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ध्यान देखो, 1 आना भी चाहिए था आंसर, 1 आ भी गया आपका आंसर, आना भी चाहिए, इस प्रॉपर्टी से भी आना चाहिए, करेक्ट।
तो ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। कभी भी अगर एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस वन टाइप का आपको दिखा, एन की जगह कुछ भी हो, आर की जगह कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बट क्या है कि हम बाइनोमियल थ्योरम के जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो शायद कहीं कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज आपको यूज आ जाएगी बेटा। इसीलिए मैं आपको इसको पहले बता देता हूं ताकि अपन को वहां पे दिक्कत ना हो। अरे ऑलवेज वन नहीं होगा बेटा, वो तो एनसीआर और एनसीआर की जगह ऐसा बैठ गया। एन प्लस एन कहाँ है हर्षिल? एन प्लस एन कहीं भी नहीं है। अरे इसकी जगह आप दूसरा एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो। एक बड़ा नंबर, आपको ये इजी नंबर है तो ये देखो 100C65 डिवाइडेड बाय 100C64। अब 100C65 और 100C64 की वैल्यू निकालने में पसीना आ जाएगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे इंडिविजुअल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसका, 100 माइनस 65 प्लस 1/65। तो योर आंसर इज 36/65। दिस इज योर आंसर। n+1 है ये, n+1 CR, और ये NCR प्लस NCR -1 है। बोल। सर 100C65 या 64 आएगा, वो तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना। हाँ तो वो कर ही सकता है, 65 बट को कितना टाइम 64 लगेगा? में लिखकर। हाँ वो करके कर ही सकता है, बट टाइम लगेगा ना बट। ओके। और अगर n और r के टर्म में रहेगा तो वो टाइम लगेगा, अगर वेरिएबल के टर्म में है तो उसका प्रूफ ही वैसे होगा जो तू बोल रहा है। एक और प्रॉपर्टी, NCR कैन बी रिटन एज n/r into n-1 CR-1, and this can be written as n/r into n-1 r-1 n-2 CR-2। कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। मतलब सिंपल है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लो अगर आपने लिखी है ये 100C65, तो 100C65 you can write it like 100 divided by 65 into 99C64, ये लिख सकते हो आप। और इनफैक्ट वापस से सेम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये 100/65 तो रहेगा सेम। आप इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी लगा दोगे, 99 और 64 है यहाँ, तो 99 और 64 बाहर लेके आ जाऊंगा। ये प्रॉपर्टी आप लगाते जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को सबसे कम यूज करते हैं वैसे तो हम, ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती हैं, बट ठीक है कैलकुलेशन में कहीं आई तो वी कैन यूज देम। प्रूफ तो कर सकते हो बेटा, फैक्टोरियल वगैरह में थोड़ा सा खेलोगे, मैनेज करोगे, हो जाएगा, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रूफ ऑफ ऑल दिस राइट नाउ, क्योंकि बस सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो दैट इज नॉट वेयर आई वांट टू वेस्ट टाइम। अरे फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस है यार, तू खुद देखना। एक डिवाइड है, एक को इक्वेट करके रखा हुआ है। हाँ दिस आर शॉर्टकट्स, और फॉर्मूलाज आर शॉर्टकट बेटा। a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab, इट्स अ शॉर्टकट। You do not need to do a plus b multiply by a plus b always. You directly write the formula and you can use it, right? तो formulas ही हैं, प्रॉपर्टीज बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, या फिर आप इसको आइडेंटिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो आपकी मर्जी। हाँ वो सेम आ गया था क्योंकि एन और आर ऐसे सिलेक्ट हो गए थे बेटा। डिपेंड करेगा ना एन और आर की वैल्यू क्या है, उस पर भी तो डिपेंड करेगी दुनिया।
एक और कभी आपको अगर क्वेश्चन, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, वैसे तो पहली वाली प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड है, बट कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एनसीआर इक्वल टू एनसीएम अगर पूछ लिया आपसे, फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एम, आर और एम में रिलेशन निकालो, तो आप क्या बोलोगे? इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे? पहला तो कंक्लूजन निकालोगे कि आर इक्वल टू एम होना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? क्या आर और एम बराबर होगा तो ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा यार, दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं तो ठीक चल जाएगा। और दूसरा ये आ जाएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो जरा मेरे को बताओ इन दोनों का एडिशन किसके बराबर आना चाहिए? एन के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल वेदांत, एकदम परफेक्ट। दूसरा वाला आना चाहिए कि आर प्लस एम इज इक्वल टू एन के बराबर आना चाहिए। ये दोनों जो हैं, या तो ये दोनों इक्वल हो जाएं तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे, या तो ये दोनों क्या हो जाए, दोनों का समेशन एन के बराबर आ जाए। क्या नहीं समझ में आया इसमें? थोड़ा सा उसको पहली वाली प्रॉपर्टी तो लगा के देखना। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? एन आएगा ना, वही तो, वही लिख दिया मैंने, आर प्लस एम इक्वल टू एन, और क्या? क्वेश्चन देता हूं तो समझ में आएगा। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आती है। एक क्वेश्चन देता हूं, क्लियरिटी आएगी। थोड़ा सा चैप्टर ना लॉजिकली भी और थोड़ा मैथमेटिकली दोनों में चैलेंजिंग है बेटा, है ना? मैंने पहले भी बोला है आपको, बहुत शांति से, बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। भाई ये 5 और 6 दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना? जब भी तो 11C5 और 11C6 की वैल्यू बराबर है ना, करेक्ट? क्यों है? क्योंकि 5 और 6 का एडिशन किसके बराबर है? 11 के बराबर है ना, इसीलिए है। अभी आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें आपको क्लियरिटी आएगी। थोड़ा बाइनोमियल भी मिक्स करूंगा उसके साथ में, है ना? if the coefficient of r minus fifth and 2r minus 1, in 1 plus x की पावर 34 are same, then find r। मैंने बाइनोमियल भी मिक्स किया ये प्रॉपर्टी के साथ। कोएफिशिएंट क्या आएगा भैया r-5 का? कोएफिशिएंट ऑफ r-5 कितना आएगा?
ये टर्म है ना, टर्म नंबर, दिस आर टर्म नंबर, नहीं तो वो टीएच नहीं लिखा हुआ रहता। क्या आएगा जरा बताओ तो। अगर r-5 लिखोगे तो 34c कितना आना चाहिए यहाँ पे? 34c कितना आना चाहिए? 34c कितना आना चाहिए? r-6 आना चाहिए। एक कम आएगा ना भाई, जोन सी टर्म की वैल्यू है उससे एक कम आता है, तो r-5 में -1 करूंगा तो कितना आएगा? r-6 आएगा, राइट। r+1 टर्म में क्या आता था? r आता था, एक कम आता है। कंफ्यूजन मत करना इन चीजों में। कहाँ गया अपना ये जनरल टर्म? r+1 टर्म में क्या आया? r आया, NCR, राइट। टर्म के काउंट से एक कम आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पे r-5 है तो कोएफिशिएंट उससे कम, मतलब 1 कम ये आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ 2r-1 कितना आएगा? ये भी एक कम आएगा, ये आएगा। अब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो आप बोलोगे देयरफॉर 34c r-6 इज इक्वल टू 34c 2r-2 के बराबर है भाई। ये क्वेश्चन ने बोल के रखा हुआ है। तो अब बताओ तो क्या होगा? तो पहला केस तो ये बनेगा कि अगर r-6 और 2r-2 दोनों बराबर ही होगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहां से -4 इक्वल टू r आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। r की वैल्यू नेगेटिव चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए, टर्म का काउंट ही गड़बड़ आ जाएगा। दूसरा केस आप बोलोगे कि अगर ये है तो r-6 प्लस 2r-2 इज इक्वल टू 34 होना चाहिए। अगर ये भी हो गया तो भी ये दोनों बराबर आएंगे, तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 3r-8 इज इक्वल टू 34, 3r इज इक्वल टू 42, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14, r इज इक्वल टू 14 बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो r की वैल्यू 14 पॉसिबल है भाई। बोल सर अब वो x वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे हो? कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो कोएफिशिएंट ले रहा हूँ तो x क्यों लूंगा? नहीं, उन्होंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ r-5 टर्म, तो x वाला हटा देते पार्ट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता? कभी भी कोई तूने लिखा हुआ है, मान ले तूने लिखा हुआ है 2x² -3x + 4, x का कोएफिशिएंट क्या है इसके अंदर? -3। तो इसमें x लिखा तूने? नो सर लेकिन यहाँ पे x तो 1 है ना, x is 1, y is x over here। हाँ तो y को या x को किसी को भी मान ले तो वेरिएबल थोड़ी लिखेगा तू, जिसका कोएफिशिएंट निकाल रहा है वो टर्म थोड़ी लिखेगा। नहीं, सपोज xy लिखा होता -3xy, तो वो पूछते व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आई विल राइट -3y ना। तो -3 रोल प्ले करता उसके अंदर, x थोड़ी लिखता उस। नहीं फिर xy लिखा होता तो मैं xy लिखा रहता तो xy का कोएफिशिएंट पूछता मैं। x और y के कोएफिशिएंट में x नहीं, x और y दोनों वेरिएबल है ना भाई, तो कोएफिशिएंट तो वेरिएबल के टर्म में पूछे जाते हैं। y का कोएफिशिएंट पूछता उसमें x थोड़ी आता, वो xy वाली टर्म हो जाती। फिर अगर मैंने तेरे को ये लिखा 2x - 3xy + 4y, अगर मैंने y का कोएफिशिएंट तेरे से पूछा -3x -3x थोड़ी बोलेगा बेटा, वो टर्म ही अलग है, ये तो बेसिक मैथ्स है बेटा।
एक्स वाई वाली टर्म है, ये वाई के कोएफिशिएंट में सिर्फ 4 रोल प्ले करने वाला है। अब मैं अगर तेरे से पूछूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, हाँ, तो then वो -3. -3 है, Yes. क्योंकि वेरिएबल है एक्स और वाई, तो सिर्फ वाई के कोएफिशिएंट में इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर ये वाली टर्म नहीं होती तो वाई का कोएफिशिएंट 0 बोलता, कि वाई वाली टर्म ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वेरिएबल एक्स और वाई है ना। अच्छा, वेरिएबल को नहीं लिखेगा फिर कोएफिशिएंट? डेफिनेटली कभी भी नहीं लिखेंगे, ये तो अपन बचपन से पढ़ते हैं। ओके। अगर वो टर्म नहीं है तो फिर वो टर्म ही नहीं है। अगर ये 4y यहाँ नहीं है मान लो, तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ y पूछ रहा हूँ तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि y की टर्म ही नहीं है मेरे पास। x वाली टर्म है, x y वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है इन दैट केस, अगर लास्ट वाली टर्म नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में जब हम कोएफिशिएंट कर रहे थे उसमें हम x एंड y तो लिख ही रहे थे ना? नहीं, कहीं नहीं लिख रहे थे अपन, कहाँ लिखे, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखे। और वैसे भी मैंने आपको ये वाला एक्सपांशन बताने के बाद में मैंने आपका इसका एक्सपांशन बताया है। आप तो एक्स और वाई को क्यों घुसा रहे हो, इसके एक्सपांशन को ध्यान रखो ना। इसीलिए तो मैंने ये लिखवाया है कि 1 + x⁴n के एक्सपांशन आपको पता होना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, नहीं, अगर if x and y are numbers then तो we can write ना them in एक्स the और वाई coefficient. नंबर है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक्सपांशन, बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत ही क्या है, दोनों नंबर को ऐड ही कर दो ना, वो तो एक ही नंबर बन जाए। अच्छा, ओके वो तो अलग अलग है, जब भी तो बाइनोमियल की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके। मतलब वो जो चीजें हैं सब अपने आप में ही घुसी हुई हैं, कंफ्यूज मत हो उन चीजों में, सब अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएंगे उसके। सर आपने कोएफिशिएंट मतलब उसका फिर जनरल टर्म निकालने के बाद आपने निकाला ना कोएफिशिएंट? जनरल टर्म निकालने के बाद नहीं, मेरे को जनरल टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसके अंदर। मैंने नॉर्मल, मेरे को बाइनोमियल एक्सपांशन पता है, उसी को यूज कर लिया। तो सर मतलब पहले समय क्या था अपन x⁻10 का कोएफिशिएंट निकालना था, हाँ, तो जनरल टर्म से खाली फिर x⁻10 मतलब x का पावर -10 को छोड़ के बेटा यहाँ पे देखो, ये जो एक्सपांशन है बहुत बेसिक एक्सपांशन, इसके एक्सपांशन को मेरे को हमेशा दिमाग में रखना ही है। इसके एक्सपांशन के लिए मेरे को जनरल टर्म लिखने की जरूरत पड़ रही है, मतलब अपन गलत चल रहा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 1 + x⁴n का एक्सपांशन तो मैंने आपको लिखा है कि इसको दिमाग में रखना भाई, जरूरत पड़ेगी, हमेशा जरूरत पड़ेगी, राइट? हाँ सर। तो उसी के एक्सपांशन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जनरल टर्म लिख के भी लिख सकता है, बट बहुत लेंदी जाएगा ना भाई, वो क्या क्यों करेंगे अपन जब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब 1 + x या 1 - x⁻n आ गया, तो फिर अपन खाली n c और ये बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में भी इसीलिए ही बताया था ये, कि आप देखो यहाँ x की पावर बढ़ती हुई जा रही है। बहुत सिंपल है, जब यहाँ 0 है तो x की पावर 0 है, यहाँ 1 है तो x की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो x की पावर 2 है, यहाँ 3 है तो x की पावर 3 है, यहाँ n है तो x की पावर n है। अगर तेरे को 10 चाहिए तो nc10 आएगा। अब इसके लिए nc10 लिखने के लिए जनरल टर्म क्यों लिखूं? क्लियर? तो थर्ड सर टर्म r है, अब जैसे ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में -1 आता है, तो nc2 आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा 10 टर्म में कोएफिशिएंट क्या आएगा, इसके 10th टर्म में कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट उसको nc9 लिख दूंगा। मैं जनरल टर्म या और कहीं क्यों घुसूंगा? आ रहा है समझ में? yes, तो मतलब सर तो r-5 टर्म में c r x⁻r-6 होगा ना ऊपर? हाँ, r-6, हाँ, r-5 टर्म में r-6 x की पावर होगी। ओके सर। क्लियर? बिल्कुल सही चलेगा। एंड सर r = -4 पॉसिबल क्यों नहीं होगा, समझ में आया? r = -4 पॉसिबल होगा तो टर्म का नंबर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं मतलब पीछे से चल जाना पड़ेगा, अगर पीछे से तो जा सकते हैं ना अपन। पीछे से मतलब? अगर पीछे से चेक करने जाए हम लोग, कोई भी सीक्वेंस दे दिया हमको, पीछे हम्म से जा रहे हैं तो -t9 मतलब अपन अगर बोले तो पीछे से 9th टर्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ये कैसे हो गया? ये ऐसा थोड़ी बोल सकते, किसी ने -10 बोला तो पीछे से 10th टर्म थोड़ी बोल सकते हैं बेटा, ये तो लॉजिक ही नहीं। ओके ओके सर, -10 ऐसा कुछ होता ही नहीं है नहीं नेगेटिव नहीं, टर्म। क्यों होगा? तो तू कुछ बोलना, किसी भी चीज में अगर तू माइनस बोलेगा तो माइनस का मतलब अलग हो जाएगा ना, मतलब टर्म के काउंट में माइनस का नंबर यूज करने का लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि टर्म का काउंट तो एक रियल नंबर होने वाला, नेचुरल नंबर होने वाला, इनफैक्ट रियल नंबर का नेचुरल नंबर होने वाला काउंट, या वोल नंबर 0 होने वाला, तो नेगेटिव क्यों होगा काउंट? ठीक है, तो देखो ये बेसिक चीजें हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा होंगे। जैसे ये अभी आपने पूछा
कि ये कोएफिशिएंट में x क्यों नहीं लिख रहे हैं, या फिर इस वाले कोएफिशिएंट में अगर xy वाली टर्म है तो xy वाली टर्म है, वो y वाली टर्म नहीं है, उसको ये रिलेट मत करो। ये चीजें ये बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है बेटा। या तो ये चीजें अभी तक होती या अब समझो, क्योंकि अब नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी? एनसीआर प्लस एनसीआर -1 वाली? इसके लिए क्वेश्चन देता हूं, इस प्रॉपर्टी में भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। शायद किसी एग्जाम में आया ही हुआ है, इफ आई एम राइट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। +48 है वो। R = 0 to 5। ये जेई में आया हुआ है, मेंस या एडवांस में कहीं तो आया होगा किसी जमाने में। बट हाँ, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है आपको, बहुत मतलब ये अभी तो मैंने मन से बना के दे दिया है, बट इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीछे वाले का आंसर R = 14 है बेटा। तो प्रॉपर्टीज पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है बेटा, ये सारी रटी हुई होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। तो ये वाला आपका सेकंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा इसको सोच लो, या मैं ही बता देता हूँ अभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये 48C3 विल रिमेन एज इट इज। R = 0 पुट करोगे तो 48C0 आ जाएगा, नहीं 48C2 आ जाएगा। R = 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ तो? 49C2। R = 2 में, R = 3 में, R = 4 में, और R = 5। ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जिसको कंफ्यूजन है वो एक बार लेक्चर वापस पूरा देखना और फिर मेरे से पूछना बेटा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। चैप्टर टफ है, मैंने आपको पहले से बोला, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ एल्जेब्रा जो भी अभी तक आपने पढ़ा। प्योर कॉन्सेप्ट एकदम नया नया है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, एक्सपांशन की दुनिया अलग चालू हो गई है ना। और डेफिनेटली चैलेंजिंग चैप्टर है। मतलब ये समझ लो कि एल्जेब्रा कंप्लीट होने के बाद एट द एंड ऑफ द 12th बच्चे बोलते हैं कि हमारा बाइनोमियल वीक है सर, और ये करीबन 70-80% बच्चे बोलते हैं। तो ये चैप्टर उस लेवल का है, आपको चैलेंजेस आने हैं और बिल्कुल आना है, इसमें मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़े, बट इसको करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो मेरे साथ होना जरूरी, मेरे साथ चलना जरूरी। रिकॉर्डिंग देखो, रट लो रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन रट लो, भले ही नहीं हो रहा समझो उसको, उस तरीके से तैयारी करो, ठीक है। अरे यार मैंने कुछ मचा दिया है यार, मैंने कुछ मचा दिया है, ये गड़बड़ है ना भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। 55 कैसे आया? 51 के बाद 52 आएगा, 52 के बाद 53 आएगा, ये आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो देखो आधे आधे लोगों का तो आंसर भी आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं? अरे 49C3 लिख दूं इसको? 49C3 लिख दूं? रिलेट करो प्रॉपर्टी से। एनसीआर
प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? N प्लस 1 CR। तो N की जगह 48, भाई साहब R की जगह 3, क्योंकि ये 3 और ये 3 माइनस 1 2, तो N की जगह 48 और R की जगह 3, तो N प्लस 1 की जगह 43 और R की जगह 3। ठीक है, अब थोड़ा ये देखो कि इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 50C3, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, R की जगह 3, N की जगह 50। फिर भाई साहब इन दोनों का कितना हो जाएगा? 51C3। फिर भाई साहब इन दोनों का कितना हो जाएगा? 52C3। और सेम फिर 52C3 और ये 53C3, और ये दोनों मिलके 54C4। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 54C4। कुछ इस तरीके से आप इसको आंसर लिख पाओगे। सेम प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन। बोल बेटा। Sir, it should be 53C, 54C3, right? एक सेकेंड, 54C3 करेक्ट, C3 54C3। और ये चैप्टर तो उस टाइम का है जब जेई में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे जेई एडवांस में, और उसमें से एक क्वेश्चन आता था। नहीं नहीं, 54C3, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ये बने, फिर ये दोनों मिलके ये बना, एंड सो ऑन। तो ये सिंपल होते होते फाइनली आपके पास ये अकेला बच गया। ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉपर्टी इज दिस, NCR प्लस NCR माइनस इक्वल टू N प्लस 1 CR। देखो छोटी सी प्रॉपर्टी है, दुनिया बहुत खोल दी है उसने। अभी के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, बट मेरे एक एक क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं बेटा। बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको यही बोला था कि भाई एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, दो दो बार लिखना, आपके हैंड्स ऑन होने चाहिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भूलोगे तो आगे चैप्टर दिक्कत देगा। आप चैप्टर बिल्कुल दिक्कत देगा। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पक्का आना है, और एक बार आप फैमिलियर हो जाओगे ना तो इतना कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ज्यादा चांसेस है आपसे हो जाए। दिस इज द लास्ट स्लाइड। नहीं तो मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, आती तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। आज मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ हाँ, बस इतना ही करो, और कुछ होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, बट एक एक चीज आपको प्रॉपर्टी से लेके एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बेटा अच्छे से। ठीक है। हाँ, यू कैन लीव द मीटिंग, नो इश्यूज। हाँ, मैं अपडेट करूंगा, मेरे को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में, दोनों अपडेट कर दूंगा बेटा।
भेज दूंगा मैं आज जल्दी।